हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उससे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। चूंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई। सितंबर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता देना नहीं चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद ना दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। यह सरदार पटेल, ये हैं सी राजगोपालाचारी और ये हैं विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। मुंबई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते गए। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखने तथा बांटने में लग गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रांति फैल गई। सरकार ने अपने सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक ओर श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत
पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नव युवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं। ये तस्वीर है अरुणा आसफ अली की। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए गए थे। गश्त लगाते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 ईस्वी को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियां। इसी बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 ईस्वी को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। यह सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून, जिसको यंगून बोलते हैं, से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा, म्यांमार तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सैनिकों का विद्रोह। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थी। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी, वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई। जब सन 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और रूस अपने अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद 2 मुख्य निर्णय लिए गए। भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण
राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे, अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय लिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की सब सत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 ईस्वी का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। भारत का विभाजन। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और पाकिस्तानियों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे। वह एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैलाएगी। गांधी जी ये सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। इनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। शब्दावली। प्रभुसत्ता, पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता, रियासत, मिल्कियत या हुकूमत। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट के जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स है वो देखने को मिल जाएंगे।